हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सेशन। आज का हमारा टॉपिक है क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि विभिन्न क्षेत्रों में कैसे संस्कृतियों का उदय हुआ था और उनका कैसे विकास हुआ, उनमें क्या परिवर्तन हुए थे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो देखिए, जब हम किसी भी पर्सन को अगर हमें उसको पहचानना होता है, जब हमें उसके बारे में बताना होता है, तो हम ऐसे बोलते हैं कि वो इस जगह से है और ये इस क्षेत्र में रहता होगा। तो यहाँ पर लिखा है कि लोगों का वर्णन करने के लिए एक सबसे सामान्य तरीका है कि उनकी बोलचाल की भाषा से उन्हें परिभाषित करना कि वो कौन सी भाषा बोल रहे हैं, वो उस क्षेत्र के होंगे। जैसे कि अगर हम किसी व्यक्ति को तमिल या उड़िया कहते हैं, तो इसका अर्थ क्या होता है कि वह तमिल अथवा उड़िया भाषा बोलता है और तमिलनाडु या उड़ीसा में रहता है। इसी तरह हम विभिन्न क्षेत्र को कुछ खास किस्म के भोजन, वस्त्र, काव्य, नृत्य, संगीत और चित्रकला से जोड़ा करते हैं। जैसे किसी पर्टिकुलर स्टेट का कुछ पर्टिकुलर डांस फेमस होता है, किसी स्टेट का भोजन कहीं का बहुत ज़्यादा फेमस है और वहाँ पर ही ऐसा भोजन मिलता है। तो कभी-कभी हम इन असीमताओं को मानकर चलते हैं और सोचते हैं कि ये युगां-युगांतरों से अस्तित्व में हैं। हमें ऐसे लगता है कि जैसे शुरुआत से ही ये, अगर हमने तमिल भाषा की बात की है, तो हमें ऐसा लगता है कि ये बहुत पुरानी भाषा है और ये ऐसे ही शुरुआत से युगां-युगांतरों से यही भाषा चलती आ रही है। लेकिन भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के बीच जो भी सीमाएँ हैं, उसको सीमाओं के बनने में समय की बहुत भूमिका रही है। समय के अकॉर्डिंग ही इन सब चीज़ों का विकास हुआ है और इन सब चीज़ों में बदलाव देखे गए हैं। जैसे हमने बात की भाषा की, भोजन की, वस्त्रों की, काव्य की, नृत्य, संगीत, चित्रकला, इन सभी क्षेत्रों में परिवर्तन देखेंगे समय के अकॉर्डिंग। जिन्हें हम आज क्षेत्रीय संस्कृतियाँ समझते हैं, वे समय के साथ साथ बदली हैं। अगर आज हम बोलते हैं कि किसी भाषा की किसी पर्टिकुलर क्षेत्र की ये भाषा है, उसकी ये संस्कृति है, तो वो भी समय के साथ बदल रही हैं और आज भी ये साथ ही साथ में इनमें परिवर्तन हो रहे हैं। ये क्षेत्रीय संस्कृतियाँ जटिल प्रक्रिया से विकसित होकर आई हैं। ऐसा नहीं, आसानी से कोई चीज़ नहीं बन जाती। इन्हें बहुत सी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है और इनकी प्रक्रिया बहुत ही जटिल थी। इस प्रक्रिया के तहत स्थानीय परंपराएं और उपमहाद्वीप के अन्य भागों के विचारों के आदान प्रदान ने एक दूसरे को संपन्न बनाया है। जो प्रक्रिया हो रही थी इनके विकसित होने की, उसी बीच इन चीज़ों का आदान प्रदान हो रहा था। अगर हम भाषा की बात करें, तो भाषा का भी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में आदान प्रदान हो रहा था और वो एक दूसरे को परफेक्ट संपन्न बना रही थी। जैसा कि हम देखेंगे कि कुछ परंपराएं तो कुछ विशेष क्षेत्रों की अपनी हैं, परंतु कुछ ऐसी हैं जो भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में से एक समान प्रतीत होती हैं। परंतु इसके अलावा कुछ ऐसी परंपराएं भी हैं जो खास इलाके के पुराने रीति रिवाजों से निकली हैं, परंतु वो किसी और क्षेत्र में जाकर बदल गई हैं। तो इन सभी के बारे में आज हम बात करेंगे। चेर और मलयालम भाषा का विकास कैसे हुआ। सबसे पहले हम चेर और मलयालम भाषा की बात करते हैं। भाषा और क्षेत्र के बीच संबंध को एक उदाहरण से समझते हैं हम। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि महोदयपुरम का जो चेर राज्य था, प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिम भाग में है। जो हमारा भारत है उसके दक्षिण पश्चिम भाग में है चेर राज्य, जो आज के हम केरल राज्य में देखते हैं। तो देखिए, भारत का अगर हम मैप बनाते हैं तो यहाँ पर केरल का आता है, स्टेट आती है, उसी में चेर राज्य था। 9वीं शताब्दी में ये बनाया गया था, स्थापित किया गया था और मलयालम भाषा इस इलाके में बोली जाती थी। शासकों ने मलयालम भाषा और लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में किया था। मलयालम भाषा जो यूज की जाती थी उसका प्रयोग जो वहाँ के शासक थे स्थानीय, उन्होंने अपने अभिलेखों में भी किया है। तो यहाँ पर एक चित्र देख लीजिए आप कि मलयालम में रचित आरंभिक केरल का एक अभिलेख है। देखिए, जो मलयालम भाषा थी उसमें ये मलयालम भाषा है, इसमें एक अभिलेख लिखा गया है। इस भाषा का प्रयोग उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में किसी क्षेत्र भाषा के प्रयोग के सबसे पहले उदाहरणों में से एक है। तो इस भाषा का अगर प्रयोग किया गया है कहीं सरकारी अभिलेखों में, तो सबसे पहले मलयालम भाषा का प्रयोग किया गया है। साथ साथ
चेर लोगों ने संस्कृत की परंपराओं से भी बहुत कुछ इन्होंने ग्रहण किया था, जैसे कि केरल का जो मंदिर रंगमंच है, जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती है, ये संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित था। जो संस्कृत भाषा के महाकाव्य लिखे हुए थे, उन पर केरल का मंदिर आधारित है। मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृतियां, जो लगभग 12वीं शताब्दी की बताई जाती हैं, प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत की ऋणी हैं। जो साहित्य में जो कुछ भी कृतियां थी, जो लिखा गया था साहित्य में, वो सभी भी संस्कृत भाषा के ऋणी हैं। संस्कृत भाषा से ही निकलकर उनका भी विकास किया गया है, या उनको भी ऐसे प्रारंभ किया गया है। ये भी काफी रोचक बात है कि 14वीं शताब्दी तक एक ग्रंथ था, लीला तिलकम, जो व्याकरण तथा काव्य शास्त्र विषयक है, मणिप्रवालम शैली में लिखा गया था। मणिप्रवालम एक शैली थी, उसमें कौन सा ग्रंथ लिखा गया था? लीला तिलकम। मणिप्रवालम का शाब्दिक अर्थ क्या है? हीरा और मूंगा। यहाँ दो भाषाओं संस्कृत तथा क्षेत्रीय भाषा के साथ प्रयोग की ओर संकेत करता है। मणिप्रवालम का शब्द है कि संस्कृत और क्षेत्रीय भाषा का एक साथ प्रयोग होना। शासक और धार्मिक परंपराएं, जगन्नाथी संप्रदाय कैसे उत्पन्न हुआ था? अन्य क्षेत्रों में क्षेत्रीय संस्कृतियां क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं से विकसित हुई थी। इस प्रक्रिया का उदाहरण से एक समझते हैं कि जो क्षेत्र की संस्कृतियां हैं, वो धार्मिक परंपराओं से विकसित हो रही थी। इस प्रक्रिया से उदाहरण एक समझते हैं इसे। पुरी उड़ीसा में जो जगन्नाथ का संप्रदाय है, जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ किया दुनिया का मालिक, जो विष्णु का पर्यायवाची है। आज तक जगन की काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजातीय लोगों द्वारा बनाई जाती है, जिससे यह तात्पर्य निकलता है कि जगन्नाथ एक स्थानीय देवता थे और आगे चलकर इन्हें विष्णु का रूप माना गया था। तो ये जगन्नाथ के बारे में है। यहाँ पर पहले एक चित्र देख लीजिए। इस चित्र में मूर्तियां दिखाई गई हैं। एक बालभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ की छोटी मूर्तियां हैं। और ये जो साथ में ये जूम करके अगर हम देखें तो ये जो लिपि दिख रही है हमें, ये लिपि कौन सी है? उड़ीसा की ये पांडुलिपि है, उसमें ये लिखा गया है। तो आगे देखिए, 12वीं शताब्दी में गंग वंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा अनंत वर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया था। तो जो अनंत वर्मन राजा थे पुरी में, उन्होंने जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाया था। उसके बाद 1230 में राजा अनंग भीम तृतीय ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त घोषित कर दिया। इससे हमें पता चलता है कि जो परंपराएं शुरू हो जाती थी, उसी के अकॉर्डिंग बाकी शासक भी चलना शुरू कर देते थे। ये देखिए, जगन्नाथपुरी का ये मंदिर है, जो उड़ीसा में है। तो देखिए, ज्यों-ज्यों इस मंदिर को तीर्थ स्थल यानी तीर्थ यात्रा के केंद्र के रूप में महत्व प्राप्त होता गया था, सामाजिक और राजनीतिक मामलों में भी इनकी सत्ता बढ़ रही थी। तो ये जो मंदिर धीरे धीरे एक तीर्थ यात्रा के लिए एक बड़ा केंद्र के रूप में उभरने लगा था और यहाँ का सामाजिक राजनीतिक महत्व बढ़ रहा था। और लोग ऐसे जो भी शासक थे उस समय पर, जैसे मुगल, मराठे, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो उन लोगों को ऐसे लगा कि अगर हम इस मंदिर पर अपना नियंत्रण, अपना पूरा कंट्रोल कर लेंगे, तो यहाँ की जो भी जनता है, उनका भी जो शासन है वो हमारे शासन को वो जनता भी मान लेगी। तो इसी तरह ऐसा बोला जाता है कि जिन्होंने भी उड़ीसा को जीता था, वो अपना नियंत्रण स्थापित करने की पूरी कोशिश करते थे कि उड़ीसा के इस मंदिर से, जिन्होंने इस मंदिर पर अपना नियंत्रण बना लिया था, तो वहाँ की जनता भी उनको अपना शासक मान लेती थी। राजपूत और शूरवीरता की परंपराएं भी चली हैं। राजपूत और शूरवीरता की परंपराएं कैसी थी? 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग उस क्षेत्र को, जहां आज का
जो राजस्थान है उस क्षेत्र को राजपूताना कहते थे। इससे ये समझा जा सकता है कि वह एक ऐसा प्रदेश था जहां केवल अथवा प्रमुख रूप से राजपूत ही रहा करते थे, लेकिन ये बात बिल्कुल सही नहीं होगी अगर हम सिर्फ ये बोलें कि वहां पर सिर्फ राजपूत ही रहा करते थे। अगर हम ये बोलें कि ऐसे क्षेत्र में राजपूत ज्यादा रहते थे तो फिर ये बात बिल्कुल सही है। ऐसे अनेक समूह थे जो उत्तरी भारत तथा मध्यवर्ती भारत के अनेक क्षेत्रों में अपने आप को राजपूत कहते हैं। ये भी सच है कि राजस्थान में राजपूतों के अलावा और भी लोग रहते थे। अक्सर ये माना जाता है कि राजपूत ने राजस्थान को एक विशिष्ट संस्कृति प्रदान की है। तो देखिए, ये तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर जिस तरह के लोग किसी क्षेत्र में ज्यादा होंगे उनका प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। इसी तरह राजपूतों ने राजस्थान को एक अलग जो विशिष्ट प्रकार की एक संस्कृति दी है, जो उनका कल्चर था, जो उनकी संस्कृति थी। यह संस्कृति परंपराएं वहां के शासकों के आदर्श तथा अभिलाषाओं के साथ घनिष्ठता से जुड़ी हुई हैं। जो वहां के शासक से वहां के जो भी रूलर थे उनसे बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, उनसे बहुत घनिष्ठता अच्छी तरह से जुड़ी हुई हैं। लगभग 8वीं शताब्दी से आज के राजस्थान के अधिक भाग पर विभिन्न परिवारों के राजपूता राजाओं का शासन रहा था, जिसमें हमने पढ़ा था सेकंड चैप्टर में कि कौन कौन से वंशों का शासक रहा था। वहीं पर अगर हम देखें तो पृथ्वीराज चौहान का भी जिक्र आया था कि पृथ्वीराज चौहान अपने वंश के राजपूत वंश में सबसे शक्तिशाली और बहादुर शासक था। वह एक ऐसा ऐसे शासक शूरवीरों के आदर्शों को अपने हृदय में हम संजोए रखते हैं। बहुत ही ज्यादा ब्रेव था, बहादुर था, उन्होंने बहुत ही डटकर मुकाबला किया था जिनसे भी उन्होंने लड़ाइयाँ की थी। तो ये देखिए जहाँ पर चित्र दिया हुआ है बीकानेर के राजकुमार राज सिंह का, जिन्होंने रण क्षेत्र में जो पृथ्वीराज चौहान थे उन्होंने रण क्षेत्र में बहुत बहादुरी से लड़ते हुए मृत्यु का वर्णन किया, मगर पीठ नहीं दिखाई थी। उन लोगों को फॉलो करते थे राजपूत वंश के लोग, जो बहादुर लोग होते थे। डरपोक शासक नहीं, बहादुर, जो अपनी जान तो गवा देते थे लेकिन युद्ध से कभी पीछे नहीं हटते थे। राजपूत शूरवीरों की कहानियां काव्यों और गीतों में सुरक्षित है और विशेष रूप से प्रशिक्षित चरण भाटों द्वारा गाई जाती हैं। जो चरण भाटो हैं इनके द्वारा जो गीत और काव्य गाए जाते हैं उनमें राजपूतों की को सुरक्षित उनका वर्णन किया हुआ मिलता है। ये काव्य एवं गीत ऐसे शूरवीरों की स्मृति को सुरक्षित रखते हैं और उनसे आशा की जाती है कि वे अन्य जनों को भी उन शूरवीरों का अनुकरण करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करेंगे। तो गीतों के माध्यम से ये वो कोशिश करते हैं कि बाकी जो शूरवीर थे, बाकी जो लोग थे, वो भी इन बहादुर लोगों की नकल करें, इनके अकॉर्डिंग चलें, जो उनकी नीतियां थी, जो वो इतनी बहादुरी से लड़ते थे, तो वहाँ के जो बाकी लोग थे वो भी बहादुरी से मुकाबला करें अपने दुश्मनों का। साधारण जन भी इन कहानियों से आकर्षित होते थे। इन कहानियों में अक्सर नाटकीय स्थितियां और स्वामी भक्ति, मित्रता, प्रेम, शौर्य, क्रोध, प्रबल संवेगों का चित्रण होता था। जो कहानियां होती थी उनमें नाटक की एक स्थिति बनाई जाती थी और उसमें मित्रता दिखाई जाती थी, प्रेम भी, शौर्य, क्रोध भी दिखाया जाता था और जो जितने भी हमारे संवेग होते हैं उन सभी को दिखाया जाता था। क्या स्त्रियों को भी कहानियों में स्थान प्राप्त था? तो देखिए, कहीं कहीं यह चित्रित किया गया है कि स्त्रियां अपने शूरवीर पतियों का जीवन और मरण दोनों में ही अनुसरण करती थी। सती प्रथा यानी विधवाओं का अपने पति की मृत्यु के बाद उसकी चिता पर जिंदा जलाना था, ये एक प्रथा थी। और इन कहानी में उल्लेख पाया गया है कि इस प्रकार जो लोग शूरवीरता के आदर्शों का पालन करते थे उन्हें अक्सर इस आदर्श के लिए अपने जीवन का बलिदान करना होता था। तो देखिए, स्त्रियां उस समय पर हम पढ़ते ही हैं कि उस समय पर सती प्रथा बहुत प्रचलित थी, तो स्त्रियों का भी वर्णन मिलता है कि स्त्रियां बहुत शूरवीर थी, बहादुर थी। तो यहाँ पर पहले मैप देखिए, इस मैप में दिखाया गया है कि कौन कौन सी क्षेत्रीय संस्कृतियां थी। देखिए, राजस्थान के क्षेत्र में भी है, यहाँ पर दिल्ली में, हिमाचल प्रदेश, यूपी में और उसके साथ इधर उड़ीसा में
यहाँ पर केरल में और उसके साथ ही तमिलनाडु में भी थे, पश्चिम बंगाल, ये सभी क्षेत्र दिखाए गए हैं जो ऑरेंज कलर से। ये सभी स्थानीय जो संस्कृतियां थी उनका वर्णन किया, उनको यहाँ मैप में दिखाया गया है। क्षेत्रीय सीमांतों से परे कथक नृत्य की कहानी, जो क्षेत्रीय सीमांत थे उनसे साइड से जो भी कथक नृत्य था वो कैसे उत्पन्न हुआ और उसकी कैसे प्रारंभता हुई, कैसे उनका धीरे धीरे आगे बढ़ाया गया। तो देखिए, यदि शूरवीरता की परंपराएं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न रूपों में मिल सकती है, तो नृत्य के विषय में भी हम यही बात सोच सकते हैं कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार का नृत्य देखा जा सकता था। नृत्य के एक रूप हम कथक के बारे में बात करेंगे। यह नृत्य शैली उत्तर भारत के अनेक भागों से जुड़ी हुई है। कथक शब्द का अर्थ है कथा, जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता है। कथा का प्रयोग हम कहानी के लिए करते हैं। कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में यानी कि कहानी सुनाने वालों की एक जाति थी। कथक उन्हें कहा जाता था जो कथा सुनाते थे उत्तर भारत के मंदिरों में। ये कथाकार अपने हाव भाव संगीत से अपने कथा वाचन को अलंकृत किया करते थे। वो अपने हाव भाव से, अपने एक्सप्रेशन से, अपने एक्शन से और संगीत के साथ ये कहानी व्यक्त करते थे। 15वीं और 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा था। जो कथक था वो एक नृत्य शैली में बदल रहा था। राधा कृष्ण के पौराणिक आख्यान कहानियां लोक नाट्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे, जिन्हें रास लीला कहा जाता था। जो राधा कृष्ण की कहानियां थी उन्हें भी एक नाटक के रूप में पेश किया जाता था, रासलीला के रूप में। रासलीला में लोक नृत्य के साथ कथक कथाकार के मूल हाव भाव भी जुड़े होते थे। मुगल बादशाहों और उनके अभिजातों के शासनकाल में कथक नृत्य राज दरबार में प्रस्तुत किया जाता था। जब मुगलों का पीरियड था और उनके जो उसके बाद जो भी थे उनके बाद जो भी शासक हुए थे उनमें राज दरबार में कथक नृत्य किया जाता था। यहाँ इस नृत्य ने अपने वर्तमान अभिलक्षण अर्जित किए और वह एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में विकसित हो गया था। तो देखिए, अगर किसी दरबार में या किसी शासक के समय पर कोई भी चीज उभरने लगी है, उसका बहुत ज्यादा प्रसार होने लगा है, तो वो वहाँ की विशिष्ट रूप से वो वहाँ की एक पर्टिकुलर एक्टिविटी बन जाती है। जैसे कि विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में उभर गया था मुगल बादशाह और उनके जो भी शासनकाल थे उनके दौरान। आगे चलकर ये दो परंपराओं में अर्थात घरानों में फूला फला था। जैसे राजस्थान के राज दरबारों में और लखनऊ में, दो जगह पर ये बढ़ रहा था। राजस्थान में जो जयपुर का क्षेत्र है और लखनऊ में जो यूपी में है। अवध के अंतिम नवाब जो थे वाजिद अली शाह के संरक्षण में ये एक प्रमुख कला के रूप में उभरा था। जो अवध के अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह, उन्होंने इस कला को और ज्यादा इसका प्रसार किया था, तो उस समय पर और ज्यादा ये उभर रहा था और ज्यादा फेमस हो रहा था। 1850 से 1875 के दौरान यह नृत्य शैली के रूप में इन दो क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि आज के अगर हम बात करें पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बिहार और मध्य प्रदेश के इलाकों में भी पक्के तौर पर संस्थापित हो गया था। तो देखिए, राजस्थान और लखनऊ में तो हो रहा था, लेकिन उसके साथ और भी जो स्टेट थे पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और बिहार और मध्य प्रदेश के जो भी साथ साथ वाले क्षेत्र थे उन सभी में ही इसका विस्तार हो रहा था। इस प्रस्तुति में विशिष्ट क्लिष्ट तथा द्रुत पद संचालन, उत्तम वेशभूषा तथा कहानियों के प्रस्तुतिकरण एवं अभिनय पर जोर दिया गया था। तो इसकी प्रस्तुति कैसे की जाती थी कि उत्तम वेशभूषा, कपड़े अच्छे से तैयार होकर अच्छे से हार श्रृंगार करके और कहानियों का जो प्रस्तुत किया जाता था उस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता था कि जो नृत्य के माध्यम से जो कहानी बताना चाहते हैं उसका अच्छे से प्रभाव पड़े जो देखने वाला है उस पर। तो यहाँ पर चित्र देखिएगा, नृत्य की कक्षा है लक्ष्मण मंदिर खजुराहो में, वहां पर ये मूर्तियां देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर भी आप मूर्तियों में भी देखिए कुछ लोग ये नृत्य की मुद्रा में खड़े हुए हैं। तो देखिए आगे,
अनेक अन्य संस्कृत गतिविधियों की तरह कथक को भी 19वीं तथा 20वीं सदी में अधिकांश ब्रिटिश प्रशासकों ने नापसंद किया था। तो देखिए, जो हमारी बाकी की संस्कृतियां थी, ब्रिटिश उन्हें भी बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और ब्रिटिश तो यहाँ तक कि भारत के लोगों को असभ्य मानते थे और यहाँ की कोई भी चीज़ उन्हें पसंद नहीं थी, वो अपने अकॉर्डिंग बनाना चाहते थे। तो इस कथक को भी उन्होंने नापसंद कर दिया था, फिर भी ये जीवित रहा था और गणिकाओं द्वारा पेश किया जाता था। गणिकाओं एक समुदाय था। स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद देश में यह 6 शास्त्रीय नृत्यों के रूपों में इसे मान्यता मिल गई थी कि बाद में जब जब स्वतंत्र हुआ था भारत, उसके बाद इसे शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता मिल गई थी। देखिए, सैन्य शास्त्रीय क्या होता है? ऐतिहासिक रूप से इस शब्द का क्या तात्पर्य है? कला और साहित्य की उन महान कृतियों से जिनकी रचना 5वीं तथा 4वीं शताब्दी में प्राचीन यूनान में की गई थी। ये वह काल था जब यूनान में एथेंस उन्नति करते करते एक अत्यंत उत्कृष्ट स्थिति पर पहुंच गया था। एथेंस की यह उन्नत स्थिति निकट और मध्य पूर्व से भारतीय सीमा पर सिकंदरों की विजय तक बनी रही थी। तो ये शास्त्रीय के बारे में बताया गया है। आगे देखिए, शास्त्रीय नृत्य क्या है और किस कला को शास्त्रीय नृत्य मान सकते हम? शास्त्रीय नृत्यक या शास्त्रीय कला कहना हमारे लिए कठिन होता है। क्या हम उस रूप या शैली को शास्त्रीय कहते हैं जिसका विषय धार्मिक हो, या अथवा क्या हम उसे शास्त्रीय इसलिए मानते हैं क्योंकि उसके लिए अत्यधिक कौशल की आवश्यकता होती है, जो कि कई वर्षों के लंबे प्रशिक्षण से प्राप्त होता है, अथवा यह शास्त्रीय इसलिए है क्योंकि यह निर्धारित नियमों के अनुसार ही प्रदर्शित या प्रस्तुत किया जाता है और उसमें विभिन्नताओं का प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है। तो देखिए, शास्त्रीय हम हमारे मन में क्या आता है शास्त्रीय? अब सबसे पहले आता है कि जो चीज़ धार्मिक से है उसे शास्त्रीय बोलेंगे। दूसरा, जो जिसके लिए बहुत ज़्यादा कौशल की ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा हमारे स्ट्रेंथ होनी चाहिए जिस चीज़ को लेकर, क्या उसे शास्त्रीय बोलते हैं। और जो कई वर्षों से लंबे समय तक चला आ रहा है, क्या उसे शास्त्रीय बोलेंगे? ये बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जिन पर हमें विचार करना चाहिए। यह भी स्मरणीय है कि बहुत से ऐसे नृत्य रूपों में जिन्हें लोक नृत्य की श्रेणी में भी रखा गया, विशिष्टताएं पाई जाती हैं जिन्हें शास्त्रीय रूपों का विशिष्ट लक्षण बताया जाता है। तो हम कई रूपों को, कई कलाओं को हम शास्त्रीय रूप में देखते हैं और कई को हम लोक नृत्य के रूप में भी देखी जाती है। शास्त्रीय रूपों का विशिष्ट लक्षण बताया जाता है। यदि शास्त्रीय विशेषण का प्रयोग उन कला रूपों की श्रेष्ठता का सूचक हो सकता है, फिर भी ये हमेशा शब्द सही नहीं होता है। अन्य नृत्य रूप जो इस समय शास्त्रीय जिन्हें माना जाता है, उनमें कौन कौन से हैं? भरतनाट्यम है जो तमिलनाडु का, कथकली केरल का, ओडिसी उड़ीसा का क्षेत्र का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश और मणिपुरी मणिपुर। ये इम्पोर्टेंट है, ये आप रीड कर लेना एक बार और अच्छे से इन्हें दिमाग में बिठा लेना कि भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का है, कथकली केरल का है, ओडिसी उड़ीसा का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर का है। तो आगे देखिए, संरक्षकों के लिए चित्रकला, लघु चित्रों की परंपरा। लघु चित्र क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है कि छोटे आकार का, जिसका साइज छोटा हो वो लघु होता है। तो लघु चित्रों की जो परंपरा थी कैसे चली थी? एक अन्य परंपरा जो कई रीतियों से विकसित हुई है वह थी लघु चित्रों की परंपरा। और लघु चित्र हम देख ही चुके हैं कि छोटे आकार के चित्र होते हैं जिस पर आमतौर पर जल रंगों से कपड़े या कागज पर चित्रित किया जाता है। जो वाटर कलर होते हैं उनसे कपड़े पर या कागज पर बनाया जाता है। प्राचीनतम लघु चित्र ताड़पत्रों अथवा लकड़ी की तख्तियों पर चित्रित किए जाते थे। तब तो उस समय पर कागज नहीं थे, कपड़ा बहुत कम था, तो तब कहाँ किस पर बनाए जाते थे लघु चित्र? ताड़पत्रों पर और लकड़ी की जो तख्तियां थी। इनमें सुंदर चित्र जो पश्चिम भारत में पाए गए जैन ग्रंथों को सचित्र बनाने के लिए प्रयोग किए गए थे। जैन ग्रंथों में भी कुछ चित्रों का प्रयोग किया गया था।
मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने अत्यंत कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया था। अकबर, जहांगीर और शाहजहां के काल में बहुत से चित्रकार बहुत अच्छे थे, जिन्हें संरक्षण मिल रहा था इन बादशाहों की तरफ से। जो प्राथमिक रूप में इतिहास और काव्यों की पांडुलिपियां चित्रित करते हैं। पहले हमने देखा था कि पांडुलिपियां लिखी जाती थी, अभिलेख लिखे जाते थे, अब चित्रों से उनका वर्णन किया जाने लगे था। ये पांडुलिपियां आमतौर पर चटक रंगों में चित्रित की जाती थी। उनमें दरबार के दृश्य, लड़ाई, शिकार के दृश्य, सामाजिक जीवन के और से पहलू बनाए जाते थे। अक्सर उपहार के तौर पर भी इन चित्रों को आदान प्रदान किया जाता था। अगर किसी एक दरबार के जो चित्रकार हैं उन्होंने चित्र बनाया तो किसी दूसरे को उन्होंने गिफ्ट कर दिया था। इसी वजह से भी चित्रों को यूज किया जाता था। कुछ गिने चुने लोगों को बादशाह और उनके घनिष्ठ जनों द्वारा ही देखे जा सकते थे। ये जो चित्र होते थे इन्हें कुछ लोग ही देख सकते थे, जो बादशाह के प्रिय हों या उनके बहुत ज्यादा करीबी हों। मुगल बादशाह के पतन के साथ अनेक चित्रकार मुगल दरबार छोड़कर नए उभरने वाले क्षेत्रों में चले गए थे। जैसे मुगलों की कलात्मक रुचियों ने दक्षिण के क्षेत्रीय दरबारों और राजस्थान के राजपूती दरबारों को प्रभावित किया था। जो मुगल थे उनकी जो कलात्मक रुचियां थी उन्होंने दक्षिण के जो क्षेत्र थे उनके दरबारों को प्रभावित किया था, उन पर इफेक्ट डाला था, और जो राजस्थान के राजपूती राज दरबारों थे उनको भी प्रभावित किया। लेकिन इसके साथ उन्होंने अपनी विशिष्ट विशेषताओं को भी सुरक्षित रखा था और उनका विकास भी किया था। जो उनकी अपनी विशेषताएं थी, डिफरेंट थी, उनको भी उन्होंने सेफ रखा था। ऐसा नहीं है कि अगर उनका प्रभाव किसी और का प्रभाव उन पर पड़ रहा है तो अपनी जो भी उनकी विशेषता थी वो भूल जाएंगे या उनका पतन हो जाएगा। ऐसा नहीं था। मुगल उदाहरणों का अनुसरण करते हुए शासकों तथा उनके दरबारों के दृश्य चित्रित किए जाने लगे थे। जो शासक थे मुगलों के उनके चित्र बनाए जाने लगे थे। इनके साथ साथ मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा, किशनगढ़ जैसे केंद्रों में भी पौराणिक कथाओं और काव्यों के विषयों का चित्रण बराबर जारी रहा था। तो कुछ ये क्षेत्र बिताए गए हैं, मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा और किशनगढ़। यहाँ पर भी चित्र बनाने शुरू किए गए थे और ये कंटिन्यू चल रहे थे। तो यहाँ पर एक देखिए लघु चित्र है, मुगलों का लघु चित्र है। ये शिकार के दौरान ये चित्र बनाए गए थे कि शिकार के दौरान आराम करते हुए जो अकबर हैं उनका ये चित्रग्रह विभिन्न स्थितियों में बनाया गया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पहले मैप ये देख लीजिए कि होली खेलते हुए महाराणा राम सिंह राजपूतों का ये लघु चित्र है। ये देखिए ये लघु चित्र हैं। यहाँ पर जूम करने पर ये बड़े दिख रहे हैं लेकिन ये साइज में छोटे थे। ऐसा ही एक और क्षेत्र था आधुनिक हिमाचल प्रदेश के इर्द गिर्द हिमालय का तलहटी का जो इलाका था। 17वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में इस क्षेत्र में लघु चित्र की एक साहसपूर्ण शैली का विकास हो गया था। 17वीं शताब्दी में लघु चित्र का यहाँ पर बहुत ज्यादा विकास हुआ था, जिन्हें बसोली शैली कहा जाता था और बसोली शैली में विकास हुआ था। यह जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई थी वह थी भानुदत्त की रसमंजरी, एक पुस्तक थी और उस पुस्तक में भी लघु चित्र बनाए गए थे। 1739 में नादिर शाह के आक्रमण और दिल्ली विजय के परिणाम स्वरूप मुगल कलाकार मैदानी इलाकों की ओर चल पड़े थे और पहाड़ी क्षेत्रों की ओर पलायन कर गए थे। उन्हें वहां जाते ही आश्रयदाता तैयार मिले, जिसके फलस्वरूप चित्रकारी की कांगड़ा शैली विकसित हुई थी। तो देखिए जो मुगल दरबारों से निकलकर वो किसी और क्षेत्र में जाते थे तो वहां पर भी उनकी शैली विकसित होती जा रही थी। 18वीं शताब्दी के मध्य भाग तक कांगड़ा के कलाकारों ने एक नई शैली विकसित कर ली, जिसने लघु चित्रकारी में एक नई जान डाल दी थी। उनकी प्रेरणा का स्रोत वहां की वैष्णव परंपराएं थी।
ठंडे नीले और हरे रंगों सहित कोमल रंगों का प्रयोग और विषयों का काव्यात्मक निरूपण कांगड़ा शैली की विशेषता थी। ये कांगड़ा शैली की एक विशेषता बताई गई है कि ठंडे नीले और हरे रंगों का प्रयोग किया जाता था, कोमल रंगों का यूज होता था और विषयों का काव्यात्मक निरूपण होता था। साधारण स्त्री पुरुष भी बर्तन, दीवार, कपड़े, फर्श पर अपनी कलाकृतियां बनाते थे। कला के इन नमूनों में से कुछ ही बच पाते थे। इसके विपरीत लघु चित्र राजमहलों में सावधानी पूर्वक रखे जाते थे, जिसे वे सदियों तक सुरक्षित रहते थे। राजमहलों में जो चित्र बचते थे उनको बहुत ही ज्यादा सेफली रखा जाता था। इसकी वजह से वो लंबे समय तक बचे रहते थे। लेकिन जो आम जनता, जैसे साधारण लोग थे, वो जो कलाकृतियां बनाते थे, जैसे बर्तनों पर कुछ डिजाइन बनाए, दीवारों पर, कपड़ों पर बना लेते थे और फर्श पर जो डिजाइन बनाए जाते थे, अगर हम आज भी कहीं पुराने घरों में जाकर देखें तो उनके घरों पर वो डिजाइन देखने को मिलते हैं। तो वो जो डिजाइन थे वो समय के साथ वो खत्म हो जाते थे, लेकिन कुछ कुछ बचते थे। तो ये था हमारी कलाकृतियों के बारे में। यहाँ पर चित्र देख लीजिए, कृष्ण, राधा और उसकी सखियां। ये एक लघु चित्र है। यहाँ पर देखिए कृष्ण जी बैठे हुए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर राधा और उसकी सखी बैठी है, बातें कर रही हैं, और ये एक लघु चित्र के रूप में दिखाया गया था। आगे देखिए बंगाल। बंगाल में भाषा का विकास कैसे हुआ था, इसको हम डिटेल से पढ़ लेते हैं। बंगाल एक क्षेत्रीय भाषा का विकास इसमें कैसे हुआ था। जैसा कि हमने पहले ही देखा है कि अक्सर क्षेत्रों के नाम वहां के निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा के अनुसार ही निर्धारित होते हैं। इसलिए हम ये मान लेते हैं कि बंगाल में लोग हमेशा बंगाली ही बोलते थे। किंतु ये दिलचस्प बात है कि आज बंगाली संस्कृति से निकली हुई भाषा मानी जाती है। अगर हम ये बोलते हैं कि बंगाल में लोग बंगाली बोलते हैं, लेकिन ये बात भी सच है कि बंगाली जो है संस्कृत भाषा से ही निकली है। प्रारंभिक संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से ये बात पता चलती है कि बंगाल के लोग संस्कृत से उपजी हुई भाषाएं नहीं बोलते। तो फिर नई भाषा का कैसे उद्भव हुआ था। ये जो संस्कृत ग्रंथों का अगर अध्ययन किया जाता है तो उसमें ये परिणाम निकलता है कि बंगाल के लोग संस्कृत से उपजी हुई भाषाएं नहीं बोलते थे, जो संस्कृत से निकली थी। तो सबसे पहले चित्र देखिए। सबसे पहली ये बंगाली रामायण की तालपत्र की एक पांडुलिपि है। ये देखिए बंगाली भाषा में लिखी हुई है। तो ये बंगाली भाषा कैसे निकली है, इसका उद्भव कैसे हुआ था। चौथी तीसरी शताब्दी से बंगाल और मगध के बीच वाणिज्य संबंध स्थापित होने लगे थे। ट्रेड के जो संबंध थे वो स्थापित हो रहे थे, जिसके कारण बंगाल और दक्षिण बिहार जो मगध है उन दोनों के बीच, जिसके कारण संस्कृत का प्रभाव भी बढ़ता गया। और चौथी शताब्दी के दौरान गुप्त वंशीय शासकों ने उत्तरी बंगाल पर अपना राजनीतिक नियंत्रण कर लिया था और वहां ब्राह्मणों को बसाना शुरू कर दिया था उत्तरी बंगाल में। इस प्रकार गंगा की जो मध्य घाटी के भाषाई तथा संस्कृत प्रभाव थे वो ज्यादा प्रबल हो गए। और 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री ह्यून सांग ने यह पाया था कि बंगाल में स्वर्त संस्कृति से संबंधित भाषाओं का प्रयोग हो रहा है। तो जो ब्राह्मणों को वहां पर बसाया गया था तो उन्होंने संस्कृत भाषा का विकास करना शुरू कर दिया था। 8वीं शताब्दी से जो पाल शासकों के अंतर्गत एक क्षेत्रीय राज्य था। 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच बंगाल पर सुल्तानों का शासन रहा था, जो दिल्ली में स्थित शासकों से स्वतंत्र थे। बंगाल में जब दूसरी तरफ जो दिल्ली के शासक थे तो एक साइड उसी बीच बंगाल में भी शासकों का सुल्तानों का शासन रहा था और वो दिल्ली के जो शासक थे उनके अधीन नहीं थे। 1586 में जब अकबर ने इस प्रदेश बंगाल को जीत लिया तो उसे सूबा माना जाने लगा था। उस समय प्रशासन की भाषा फारसी तो थी, लेकिन बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित हो रही थी। जो सरकारी भाषा थी, प्रशासन सरकार की भाषा, वो फारसी थी बंगाल में, लेकिन बंगाली क्या थी, एक क्षेत्रीय भाषा थी। 15वीं शताब्दी तक आते आते उपभाषाओं तथा बोलियों का बंगाली समूह
एक सामान्य साहित्यिक भाषा के द्वारा एकबद्ध हो गया था। जो लोग बंगाली भाषा बोलते थे उनका एक ग्रुप बन गया था। यह साहित्य भाषा उस क्षेत्र के पश्चिम भाग की बोलचाल की भाषा थी, बंगाल की, जिसे अब पश्चिम बंगाल कहा जाता है। यदि बंगाली का उद्भव संस्कृति से ही हुआ है तो यह अपने क्रम विकसित विकास की ओर अवस्थाओं से गुजरी है। इसके अलावा गैर संस्कृत शब्दों का एक विशाल भंडार है जो जनजातीय भाषाओं, फारसी और यूरोपीय भाषाओं के साथ अनेक स्रोतों से इसे प्राप्त हुआ है, आधुनिक बंगाली का एक हिस्सा बन गया है। बंगाली भाषा से कुछ वर्ड्स, कुछ चीजें तो संस्कृत से निकली हैं, लेकिन कुछ वहाँ की जनजातीय समूह थे, उनकी भाषा थी, जो फारसी भाषा थी उसका प्रभाव था, और यूरोपीय भाषाओं के साथ और बहुत से वर्ड्स देखने को मिलते हैं जिसे आधुनिक बंगाली बोला जाता है। बंगाली के प्रारंभिक साहित्य को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है जो स्टार्टिंग में साहित्य थे। एक श्रेणी संस्कृत की ऋणी है और दूसरी उससे स्वतंत्र है। एक तो पूरी तरह से संस्कृत पर डिपेंड करती है एक श्रेणी, लेकिन दूसरी क्या है, वो अपने आप में स्वतंत्र है। पहली श्रेणी में संस्कृत महाकाव्य के अनुवाद, मंगल काव्य, शाब्दिक अर्थों में शुभ यानी मांगलिक काव्य जो स्थानीय देवी देवताओं से संबंधित है, और भक्ति साहित्य जैसे गौड़ीय वैष्णव आंदोलन के नेता श्री चैतन्य देवी की जीवनियां शामिल है। जो पहली श्रेणी थी उसमें चैतन्य देवी की जीवनियां शामिल है। दूसरी श्रेणी में नाथ साहित्य शामिल है, जैसे मैनामती, गोपीचंद्र के गीत, धर्म ठाकुर की पूजा से संबंधित कहानियां, परी कथाएं, लोक कथाएं और गाथा गीत, ये दूसरी श्रेणी में शामिल है। तो देखिए, हम अगर थोड़ा पीछे जाकर देखें तो जो लोगों को अगर कोई संदेश पहुंचाना होता था तो क्या होता था, वहाँ की जो क्षेत्रीय भाषा थी, बोलचाल की भाषा, लोगों की भाषा थी, प्राकृतिक भाषा जिसे बोलते हैं, उस भाषा में वर्णन उस भाषा में किया जाता था। तो इसी तरह दूसरी श्रेणी में भी ऐसी ही चीजें थी कि जो परिकथाएं थी, कहानियां, लोक कथाएं और गाथा गीत होते थे, वो दूसरी श्रेणी में रखे जाते थे जो संस्कृत से पूरी तरह से स्वतंत्र थे। अब देखिए, मैनामती, गोपीचंद्र और धर्म ठाकुर क्या थे, क्या चीजें थी ये गीत विशेष जो अक्सर अभिनीत किया जाता है, यह बताता है कि रानी मैनामती ने अपने पुत्र गोपीचंद्र को अनेक बाधाओं के समक्ष संन्यास का मार्ग अपनाने को किस प्रकार प्रोत्साहित किया था। मैनामती रानी थी, उसने अपने पुत्र गोपीचंद्र को प्रोत्साहित किया था संन्यास लेने के लिए। धर्म ठाकुर एक लोकप्रिय देव हैं जिनकी पूजा अक्सर एक पत्थर या काठ की मूर्ति के रूप में की जाती थी। तो धर्म ठाकुर उनके एक देव है जिन्हें उनके जो देवी देवता थे उनका रूप था एक। पहली श्रेणी के ग्रंथों का जो काल निर्णय करना अपेक्षाकृत सरल है, जो पहली श्रेणी के ग्रंथ है, क्योंकि ऐसी अनेक पांडुलिपियां पाई गई हैं जिसमें इन्हें लिखा गया है, और उनकी रचना 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 18वीं शताब्दी के मध्य के बीच की गई थी। दूसरी श्रेणी की कृतियां मौखिक रूप से कहीं सुनी जाती थी, उनका कहीं भी लिखित वर्णन नहीं मिलता था, इसलिए उनका काल निर्णय सही नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सटीक उनकी जो कहानियां थी, कथाएं थी, वो नहीं लिखी जा सकती। वे खास तौर पर पूर्वी बंगाल में लोकप्रिय थी, जहां ब्राह्मणों का प्रभाव अपेक्षाकृत कम था। उत्तरी पूर्वी बंगाल जो था वहां पर ब्राह्मण कम पाए जाते थे और उनका प्रभाव कम देखा गया था। आगे देखिए, पीर और मंदिर, पीरों और मंदिरों का उद्भव कैसे हुआ था। 16वीं शताब्दी से लोगों ने बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल के कम उपजाऊ क्षेत्र को छोड़कर बंगाल के जंगली और दलदली इलाकों में प्रवेश करना शुरू कर दिया था। जैसे जैसे पूर्व की ओर वो बढ़ते गए, जंगलों को साफ करते गए और भूमि में धान की खेती करने लगे थे। स्थानीय मछुआ तथा स्थानांतरीय खेती करने वाले लोग, जो अक्सर जनजाति थे, किसानों के नए समुदायों में मिल गए थे। तो लोग जो अनउपजाऊ, जो कम उपजाऊ क्षेत्र था, वहां से अब छोड़कर वो उपजाऊ क्षेत्र में जाने लगे, मैदानी इलाकों में, दलदली में, जंगलों में। फिर उन्होंने जंगलों को साफ करके भूमि थी उस पर खेती करने लगे, धान की खेती।
और जो वहाँ के जनजाति थे, जिसे आदिवासी लोग भी कहा जाता है, जिनमें शामिल होते थे, किसी खास जनजाति के लोग थे, उन्होंने किसानों के साथ वो मिलना शुरू हो गए थे। इन्हीं दिनों बंगाल पर मुगलों का भी नियंत्रण चल रहा था, और जिन्होंने पूर्वी डेल्टा प्रदेश के केंद्रीय भाग में स्थित ढाका नगर में अपनी राजधानी बना रखी थी। उस समय पर भारत और जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश एक ही पार्ट था, तो वहां पर जो बांग्लादेश में आज जो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, उसको मुगलों ने अपनी राजधानी बना लिया था। अधिकारी और कर्मचारी लोग भूमि प्राप्त करके अक्सर उस पर मस्जिद बना लेते थे। जो अधिकारी थे, कर्मचारी थे, वे इन इलाकों के धार्मिक रूपांतरण के केंद्रों के रूप में काम आती थी। तो धार्मिक केंद्र बनने शुरू हो गए थे, मस्जिद बनने लग गई थी। प्रारंभ में बाहर से आकर यहाँ बसने वाले इन अस्थिर परिस्थितियों में रहने के लिए कुछ व्यवस्था और आश्वासन चाहते थे। ये सुख सुविधाएं तथा आश्वासन उन्हें समुदाय के नेताओं ने प्रदान की थी। ये नेता शिक्षकों और निर्णायकों की भूमिका अदा करते थे। कभी कभी ऐसा समझा जाता था कि इन नेताओं के पास अलौकिक शक्तियां हैं। स्नेह और आदर से लोग इन्हें पीर कहते थे। तो देखिए, जो लोगों की हेल्प करने आ गए थे, जिन्होंने उन्हें आश्रय दिया था, उनका संरक्षण किया था, तो लोग उन्हें पीर के रूप में मानने लग गए थे। तो पीर का शब्द क्या है? पीर जो अर्थ क्या है पीर का? पीर फारसी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है आध्यात्मिक मार्गदर्शन, कि स्पिरिचुअल मार्गदर्शन करने वाला पीर होता है। इस पीर श्रेणी में संत, सूफी और अन्य धार्मिक महानुभाव, साहसी, उपनिवेशी, दैवत्व प्राप्त सैनिक, योद्धा, विभिन्न हिंदू और बौद्ध देवी देवता, यहाँ तक कि जीव आत्माएं भी शामिल हैं। पीरों की पूजा पद्धतियां बहुत ही लोकप्रिय हो गई थी और उनकी मज़ारें बंगाल में पाई जाती हैं। पीरों की मज़ारें बनने लग गई थी, तो वो बंगाल में पाई जाती हैं। बंगाल में 15वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में मंदिर बनाने शुरू हो गए थे। मंदिरों बनाने का दौर चल पड़ा था, जो 19वीं शताब्दी में आकर खत्म भी हो गया था। हमने देखा था पीछे कि मंदिर और अन्य धार्मिक भवन अक्सर उन व्यक्तियों द्वारा बनाए जाते थे जो शक्तिशाली हो रहे थे। वो अपनी शक्ति दिखाना चाहते थे, तो उनके पास जो लोग जिनके पास धन ज्यादा था, वो ही मंदिरों का निर्माण करते थे। वे इनके माध्यम से अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते थे। बंगाल में साधारण ईंटें और मिट्टी गारे से अनेक मंदिर निम्न सामाजिक समूह जैसे कि कालू, तेली, कंसारी आदि के समर्थन से बने थे। जो मिट्टी गारे से या ईंटों से बने थे, वो निम्न समाज के जो समूह होते थे, जैसे जिन्हें तेली समूह बोलते हैं, जो घंटा धातु के कारीगर थे, उनके द्वारा बनाए जाते थे। यूरोप की व्यापारिक कंपनियों के आने से आर्थिक अवसर पैदा हुए थे। इन सामाजिक समूहों से संबंधित अनेक परिवारों ने इन अवसरों का लाभ भी उठाया था। जैसे जैसे लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधरती गई थी, उन्होंने इन स्मारकों के निर्माण के माध्यम से अपनी परिस्थिति या प्रतिष्ठा की घोषणा कर दी थी। जैसे लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो रही थी, तो वो खुद को लीडर के रूप में या खुद को शासक के रूप में भी घोषणा करने लग गए थे। जब स्थानीय देवी देवता, जो पहले गांव में छप्पर वाली झोपड़ियों में पूजे जाते थे, ब्राह्मणों द्वारा मान्यता प्रदान कर दी गई, तो उनकी प्रतिमाएं मंदिरों में स्थापित की जाने लगी। तो सबसे पहले ये चित्र देख लीजिए। ये है छप्परदार झोपड़ी थी, ये ऐसी झोपड़ियां होती थी, और ये एक चौचाला मंदिर है। तो देखिए, यहाँ पर भी एक चित्र दिया हुआ है कि गोपियों के साथ कृष्ण श्यामपुर मंदिर से पक्की मिट्टी की एक पटिया, जो पक्की मिट्टी की एक पटिया, उन पर ये चित्र बनाए गए हैं, मूर्तियां बनाई गई हैं। इन मंदिरों की शक्ल या आकृति बंगाल की छप्परदार झोपड़ियों की तरह दो चाला, दो छतों वाली और चौचाला, चार छतों वाली, दो चाला जिसकी दो छतें और चौचाला जिसकी चार छतें, वैसी होती थी। इसके कारण मंदिरों की स्थापत्य कला में विशिष्ट बंगाली शैली का उद्भव हुआ था। अधिक जटिल चौचाला यानी चार छतों वाली ढांचे में चार त्रिकोणीय छतें चार दीवारों पर रखी जाती थी। ये ज्यादा जटिल थी, जो ऊपर तिरछिया रेखा या एक बिंदु तक जाती थी।
देखिए यहाँ पर चित्र में देख लेते हैं जो ये बता रहे हैं। ये देखिए 4 छतें होती थी। यहाँ देखिए 4 छतें थी और ये 4 ऐसे तिरछी रेखा पर जाती थी और एक बिंदु से मिल जाती थी, ये सभी छतें। मंदिर आमतौर पर एक वर्गाकार चबूतरे पर बनाए जाते थे। सबसे पहले चबूतरा बनाया जाता था, उस पर स्क्वायर शेप में मंदिर बनाए जाते थे। उनके भीतरी भाग में कोई सजावट नहीं होती थी, लेकिन जो मंदिरों के बाहर दीवारें थी उन पर बहुत से चित्र उल्लेखे जाते थे। सजावटी टाइलों अथवा मिट्टी की पट्टियों से सजी होती थी। कुछ मंदिरों में विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में विष्णुपुर के मंदिरों में ऐसी सजावटें अत्यंत उत्कृष्ट कोटि तक पहुंच चुकी थी। कई जगह पर ऐसी सजावटों का बहुत ज्यादा विकास हो रहा था। यहाँ पर देखिए जीववाद का अर्थ क्या है, ये हम देख लेते हैं। ऐसा मानना कि पेड़ पौधे, जड़ वस्तु और प्राकृतिक घटनाओं में भी जीव आत्मा है। इन सभी चीजों में जीव आत्मा मानी जाती है तो वो जीववाद कहलाता है। आगे देखिए मछली को भोजन के रूप में कैसे देखा जाता है। परंपरागत भोजन संबंधी आदतें आमतौर पर स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थों पर निर्भर करती थी। बंगाल एक नदीय मैदान था। बंगाल में हम देखते हैं वहां पर नदियां ज्यादा पाई जाती हैं, जहां मछली और धान की उपज ज्यादा होती है। इसलिए यह स्वाभाविक है कि इन दोनों वस्तुओं को गरीब बंगालियों की भोजन सूची में शामिल किया गया है। मछली और धान को मछली पकड़ना वहां का प्रमुख धंधा रहा है और बंगाली साहित्य में मछली का स्थान स्थान पर उल्लेख भी मिलता है। इससे ज्यादा क्या होगा कि मंदिरों और बौद्ध विहारों की दीवारों पर जो मिट्टी की पट्टियां लगी उनमें भी मछलियों के साफ करते हुए और टोकरियों में भरकर बाजार ले जाते हुए दर्शाया गया है। बंगाल के क्षेत्र में मछली पकड़ना वहां का एक प्रमुख धंधा बन चुका था। उनका काम यही था और इतने ज्यादा फेमस हो गया था कि जो बौद्ध विहारों की दीवारें थी उन पर भी ऐसे चित्र बनाए जाते थे जहां पर मछली को पकड़कर साफ किया जाता था और उन्हें बाजारों में ले जाया जाता था। ब्राह्मणों को सामिष भोजन करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन स्थानीय आहार में मछली की लोकप्रियता को देखते हुए ब्राह्मण धर्म के विशेषज्ञों ने बंगाली ब्राह्मणों के लिए इस निषेध में ढील दी थी। जो ब्राह्मण थे उनको ऐसा भोजन करने की अनुमति तो नहीं थी, लेकिन बंगाल में सबसे ज्यादा क्या फेमस हो रहा था, मछली का भोजन ही था। तो इसकी वजह से जो ब्राह्मण धर्म के जो विशेषज्ञ थे उन्होंने बंगाल के जो ब्राह्मण थे उनको ढील दे दी थी कि आप मछली का भी सेवन कर सकते हैं। बृहधर्म पुराण जो बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का एक संस्कृत ग्रंथ है, ने स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्मों की मछलियां खाने की अनुमति दे दी थी। तो यहाँ पर चित्र देखिए एक दिया हुआ है। इस चित्र में देखिए ये मिट्टी से बना हुआ चित्र है। इसमें घरेलू उपयोग के लिए ये मछली तैयार करती है और विशाल लक्ष्मी मंदिर से पक्की मिट्टी का एक फलक है आरामबाग। तो ये विशाल मंदिर से लिया गया चित्र है। तो ऐसे हम देखते हैं कि बंगाल में भोजन के रूप में क्या था, मछली ज्यादा उसके ज्यादा प्रभाव था। तो लोग मछली का सेवन ज्यादा करते थे। आज भी अगर हम देखें तो वहां पर नदियां बहुत ज्यादा हैं, तो नदियों में फिर मछलियों का ज्यादा मात्रा पाई जाती है। तो वहाँ के लोग जो चीज आसानी से मिलती है जिस क्षेत्र में, लोग उन्हें अपनी जीवन में अच्छी तरह से शामिल कर लेते हैं। जैसे कि किसी और क्षेत्र में कुछ धान ज्यादा मिलता है किसी क्षेत्र में, तो उनका प्रमुख आहार क्या होता है, धान या गेहूं होता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। यहाँ पर एक आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर आप एक राजकुमार हैं, मान लीजिए सपोज कीजिए कि आप एक राजपूत राजकुमार हैं, तो आप अपनी कहानी किस प्रकार सुनाना पसंद करेंगे। जैसे हमने देखा था कि राजपूत खुद को बहुत ज्यादा ब्रेव बताते थे, है ना, उनकी कहानियों में देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, और उनकी कहानियों पर गीत संगीत बनाए जाते थे, नाटक पेश किए जाते थे। तो ऐसी एक
कल्पना करने के लिए कहा गया है कि आप एक राजकुमार हैं और आप अपनी कहानी किसी को सुनाएंगे, तो किस प्रकार सुनाना चाहेंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। यहाँ पर एक्सरसाइज है जिसको आप खुद से करके देखना। अगर आपको अच्छे से ये चैप्टर समझ आ गया है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इस एक्सरसाइज को करने में। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, शास्त्रीय, लघु चित्र, पीर और बोली। तो इनका भी अर्थ अगर आपको समझ आ गया है तो इसका मतलब आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है। तो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम अगले नेक्स्ट टॉपिक में हमारे, जो इसके अगला चैप्टर होगा हमारा। थैंक यू।